नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार टू प्रोफेसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले से जानकारी है कि हम टीजीटी पीजीटी की रिवीजन क्लास इस समय चला रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर है, जो आज की कक्षा है, वो भाग 6 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम गद्य साहित्य, काव्य साहित्य, व्याकरण या अन्य जो इस पाठ्यक्रम में वस्तुएं लगी हुई हैं उन पर बात करेंगे। जैसे कि आज 7 अप्रैल है और 16 और 17 अप्रैल को आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं लगी हुई हैं, जिसके कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। इसे हम पूरा एडमिट कार्ड न कहें, क्योंकि इसमें केवल आपका शहर प्रदर्शित किया गया है और यह सूचना दी गई कि आपकी जो परीक्षा है वो किस शहर में होगी। इसके बाद 13 तारीख से आप लोग अपने एडमिट कार्ड को मूल रूप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो आइए हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो यह जो क्लास होगी तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लाभदायक होगी और टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही। तो आइए आज शुरू करते हैं। 5वां भाग हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ लिया था और आज हमें जो पढ़ना था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ना है। तो आइए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये थोड़ी कलर चेंज की दे रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी बैकग्राउंड सही नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोगों का बैकग्राउंड वाइट सही दिखेगा। चलिए, तो हम लोग आज जो आचार्य लिए हैं यानी इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अगर बात की जाए तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, उस हिंदी साहित्य के इतिहास की जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं कि इसकी जगह यह नहीं, यह होना चाहिए था। और ऐसे कोई इतिहासकार नहीं हुए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातों का खंडन करें। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इनका जो लेवल है किस स्तर का है। तो ये आलोचना के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक हैं। तो आइए सबसे पहले इनका देखते हैं जन्म। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखें जन्म, तो इनका जो जन्म है वो समय है 1907 ईस्वी, ये इनका जन्म है। अगर हम आगे जन्म स्थान की बात करें तो छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश। तो जन्म स्थान कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, जन्म स्थान। तो ये इनका जो जन्म स्थान है वो है छपरा और जिला जो होता है, जिला लिख लीजिए, जिला बलिया। कभी कभी जिला पूछ लेते हैं और ये यूपी के थे, उत्तर प्रदेश। तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि 1907 ईस्वी में
और इनका जो जन्म स्थान है छपरा जिला बलिया है। अगर इनकी मृत्यु के समय को देखें तो 1979 यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी ये है 179 ईस्वी। तो ये तो परिचय था इनका। आइए आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, इसे थोड़ी आगे खिसका दे रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथों की बात करेंगे के इतिहास ग्रंथ। तो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो इतिहास ग्रंथ है, तो पहला इतिहास ग्रंथ है इनका जो है हिंदी साहित्य की भूमिका। लिख लीजिए नंबर 1 पे, नंबर 1 हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो लिखा था, ये लिखा था 1940 में, 1940 ईस्वी। इनका 2 नंबर का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये जो रचना आई थी इनकी, आई थी 1952। एक इनकी और रचना है नंबर 3 नंबर पे आप लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगली रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 1952 और 53 ईस्वी की रचना मानी जाती है, यानी समय यह माना जाता है। कुछ विद्वान 52 मानते हैं, कुछ 53 मानते हैं, क्योंकि कभी कभी पुस्तकें जब छपती हैं तो उनमें कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनको आगे परिवर्तित किया जाता है, यानी यह पुस्तक
1900 अगर 53 आता है तो उत्तर सही है, 1952 आता है तो भी सही है। तो ये आपकी पुस्तकें हैं। आइए इनके काल विभाजन को देखते हैं, यानी काल विभाजन। काल विभाजन अब हम काल विभाजन किसके अनुसार देख रहे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। तो अगर हम काल विभाजन की बात करते हैं तो इन्होंने आदिकाल नाम ये दिया है, वह किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यानी रामचंद्र शुक्ल जी के वीर गाथा काल का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि यह आदिकाल है। तो इन्होंने 4 काल विभाजित किए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय दिया इन्होंने 1000 से 1400 और 1400 से 1600, यानी पहला इनका जो काल विभाजन है वह है आदिकाल। आदिकाल, ये आदिकाल किन्होंने कहा? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। इसके बाद 2 नंबर भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल की बात करें तो समय है 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी। इसके बाद बात आती है रीतिकाल। 3 नंबर पे रीतिकाल। रीतिकाल, रीतिकाल का समय इन्होंने दिया 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी। इसके बाद इन्होंने कहा आधुनिक काल, यानी रीतिकाल का जो वर्तमान काल है, 4था नंबर का इनका जो काल विभाजन है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय दिया 1800 ईस्वी से 1800 ईस्वी से अब तक। अब तक ये समय दिया। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। इन्होंने क्या कहा, कभी कभी प्रश्न बहुत साधारण प्रश्न पूछते हैं कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो आप यहाँ पे जरूर देखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। इसके बाद अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान प्राप्त हो चुका है और 1973 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 2 पुरस्कार भी मिल चुके हैं, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक टैगोर। तो दोनों को याद करिए, रखिएगा। अब एक बार इनको हम थोड़ी से रिवाइज कर लेते हैं। आइए, यानी सबसे पहले आप देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है कब हुआ? 1907 में। इनका जन्म स्थान छपरा, जिला बलिया, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1979। और आगे देखते हैं
इनके जो इतिहास ग्रंथ है, तो इतिहास ग्रंथ की अगर बात करें तो पहला इतिहास ग्रंथ इनका मिलता है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो क्योंकि इन्होंने आदिकाल को नाम आदिकाल दिया तो इन्होंने पूरी आदिकाल के नाम से पुस्तक लिख दी। अगर आदिकाल का आपको अध्ययन करना है तो इनसे अच्छी कोई पुस्तक नहीं है। तो समय क्या बताया, 1952 या 53 में ये पुस्तक आई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन जो है, आदिकाल का समय उन्होंने जो दिया वो आदिकाल का समय देते हैं 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, और भक्ति काल का समय देते हैं 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी, और रीति काल का समय देते हैं 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी, और आधुनिक काल का समय देते हैं 1800 से अब तक। तो ये हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब कभी कभी अब तक की जब बात आती है तो यहाँ पर भी आप लोग थोड़ी सी गौर करिएगा कि बहुत सारे व्यक्ति कह देंगे अब तक का मतलब क्या है। तो यानी जब तक पुस्तक लिखी जा रही है, अगर आप यहाँ देखें इनके पीछे की पुस्तकें, ये पीछे की पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर देखें 52 और 53, यदि 52 में लिखी गई तो 53 में प्रकाशित हुई होगी। तो जिस समय तक पुस्तक लिखी गई, यानी अंतिम पुस्तक कब लिखी गई इनकी, आदिकाल 1952 में, यानी प्रकाशित कब हुई, 1953 में। तो 52, तो अब तक की अगर बात आए, अगर कभी कभी आप लोगों से पूछे तो अब तक का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको हम 1952 ईस्वी का समय दे सकते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा अगर आपसे किसी ने पूछा, क्योंकि जब तक पुस्तक लिखेगी उसे अब तक कहते हैं। तो ये समय हो गया। इसके बाद आइए हम अगले इतिहासकार की तरफ चलते हैं। अगले हमारे इतिहासकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं और नगेंद्र का नाम ना है तो अधूरा है। तो आइए हम पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र, यानी अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है तो 4 खंडों में विभाजित करते हैं। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। लेकिन ये 4 खंड हिंदी साहित्य के करते हैं और आधुनिक काल के फिर 4 खंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि प्रधान खंडों को भी इन्होंने अलग अलग खंडों में बांट रखा है। तो एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम इनका समय देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1915 और मृत्यु 1999। तो पहले आप लिख लीजिए इनका जन्म। डॉक्टर नागेंद्र जी का जो जन्म हुआ था, जन्म और मृत्यु, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1915 ईस्वी और मृत्यु 1999 ईस्वी। इसके बाद अगर इनकी रचना हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 भाग, यानी हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास 16 भागों में है उनमें इन्होंने 10वां भाग लिखा। इनकी जो पुस्तक है वो कब लिखा, 1973 ईस्वी में। इन्होंने 1973 ईस्वी में इन्होंने
हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखे दे रहे हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास यानी कौन सा भाग? 10 भाग, यानी 10वां भाग। 10वां भाग। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने जो 10वां भाग लिखा था, 10 भाग। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसे ऊपर थोड़ी किए दे रहे हैं, इसे कि यहीं पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद अगर इनकी एक पुस्तक ये मान लेते हैं और एक पुस्तक हम लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद 3 नंबर पे इन्होंने लिखा है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका, यानी रीति काव्य की भूमिका। तो रीति काव्य की भूमिका जिस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की भूमिका लिखी, इन्होंने रीतिकाल की भूमिका लिखी। तो इसके बाद आइए हम इनके काल विभाजन की बात कर लेते हैं। तो काल विभाजन की अगर हम बात करें तो द्विवेदी जी ने 4 भागों में बांटा, वैसे इन्होंने भी 4 भाग बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इनका काल विभाजन थोड़ी पूछा जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन अगर इनकी हम इनके काल विभाजन की अगर बात करें तो जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र भी लिखते हैं, लेकिन इनका समय अलग रहता है। तो पहले लिखते हैं आदिकाल। आदिकाल का समय इन्होंने दिया है 7वीं शताब्दी के मध्य से, और 7वीं शताब्दी के मध्य से दिया है और 14वीं शताब्दी के मध्य तक। तो इन्होंने जो काल विभाजन दिया कितना, 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी यहाँ तक की बात करते हैं। इनका जो दूसरा इन्होंने काल का नाम रखा वो दिया है भक्तिकाल। भक्तिकाल
और भक्ति काल का समय इन्होंने दिया है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी, यानी 14वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 17वीं शताब्दी के मध्य तक। इसके बाद इन्होंने अगला जो काल विभाजन किया वो किया है रीतिकाल। अगर हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में जो इन्होंने समय दिया वो दिया है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी, यानी 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और इनका जो अंतिम मूल काल विभाजन है वो है 4 नंबर पे आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो इसके बाद जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का उन्होंने जिस समय रखा है वो रखा 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। देखिए, हो सकता है कि इस समय डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन पूछ ले। और इन्होंने आधुनिक काल को भी 4 उप काल खंडों में विभाजित करते हैं। तो आइए हम अगर इनकी बात करते हैं, आधुनिक काल को जो नागेंद्र जी ने आगे बांटा तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल, अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो इन्होंने इसके 4 उपखंड किए हैं। नंबर 1 पे ये लिखते हैं आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल, यानी भारतेंदु पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु युग। इसके बाद अगर हम दूसरे काल की, इनका अगर समय आप लिखना चाहते हैं तो आप समय लिख सकते हैं 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। 1857 1900 ईस्वी तक, 1857 से 1900 ईस्वी। इसके बाद दूसरा जो ये नामकरण करते हैं आधुनिक काल का, वो देखते हैं जागरण सुधार काल। 2 नंबर, जागरण सुधार
जागरण सुधार काल, और इसे कहते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। और इसका जो उन्होंने समय दिया डॉक्टर नगेंद्र जी ने, वो दिया है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, ये द्विवेदी है। इसके बाद 3 नंबर का जो काल विभाजन है उनका, उसे कहते हैं ये छायावाद काल, यानी तीसरा काल विभाजन छायावाद काल। 3 छायावाद काल। छायावाद काल का इसमें दोहरा नामकरण नहीं दिया, 1918 से 1938 समय दिया। 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी, यह समय माना है कौन? डॉक्टर नगेंद्र। और 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर पे ये सीधे छायावदोत्तर काल कहते हैं। इसके 2 उपखंड करते हैं, छायावदोत्तर काल। तो आगे लिखते हैं छायावदोत्तर काल, यानी छायावाद के बाद का समय है। और इसका जो ये लोग समय मानते हैं, वो मानते हैं 1938 से अब तक की बात होती है, यानी 1938 ईस्वी से अब तक। लेकिन इसमें एक बात और आती है, डॉक्टर नगेंद्र जी छायावादोत्तर को, यानी जो उनका चौथा काल विभाजन था, छायावादोत्तर, जो छायावादोत्तर काल था, इसके भी एक काल विभाजन को आगे 2 खंडों में विभाजित कर देते हैं, यानी प्रगति उसी में प्रयोग, दोनों डाल देते हैं, प्रगति प्रयोग काल। यानी अगर हम इसको लिखें का, तो इसमें लिखते हैं प्रगति प्रयोग काल। इनका जो समय उन्होंने माना 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी, ये समय दिया। और इसके बाद अगर हम देखें तो नवलेखन काल, खा नंबर पे देते हैं, नवलेखन काल। नवलेखन काल, जिससे स्पीड धीमी लग रही हो तो आप स्पीड आप यूट्यूब से ऐप से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके आप आगे स्पीड से भी वीडियो को देख सकते हैं। और इसका 1953 से अब तक, 1953 ईस्वी, 1953 ईस्वी से अब तक अगर हम देखें यहाँ पर 2 धारा एक साथ कर दी, प्रगतिवाद, यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद की बात करें तो इसका समय माना जाता है 1938 से 1943 तक का समय ईस्वी। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका माना जाता है 1943 से 1953, ये दोनों का समय है। अगर आपको बीच में डाउट लग रहा हो तो इसको भी देख सकते हैं। आइए
तो डॉक्टर नगेंद्र जी के काल विभाजन को और उनकी रचनाओं को एक बार और रिवाइज हम लोग किए ले रहे हैं। आइए, इसकी कौन सी समस्या हो, चलिए, डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र जी का जो जन्म है वो 1915 ईस्वी, उनकी जो मृत्यु है 1999। इन्होंने 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य का बृहद, यानी हिंदी साहित्य का बृहद, जो ये यहाँ पर ना लग के पीछे लगता है, बृहद में गलत हो जाएगा, बृहद, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास यानी 10वां भाग लिखा। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका, ये इनकी रचना है। आगे बात करें डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन, तो इन्होंने 4 जो मूल काल विभाजन है। तो आदिकाल, आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा काल विभाजन किया भक्तिकाल, भक्तिकाल का समय दिया 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा काल विभाजन दिया रीतिकाल, रीतिकाल का समय दिया 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और मूल अगर काल विभाजन की बात करें चौथा, तो आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय दिया 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। लेकिन इन्होंने आधुनिक काल के समय को भी उप कालखंडों में बांटा। तो आइए उनको देख लेते हैं। आधुनिक काल का जो समय इन्होंने बांटा, नंबर 1 पे दिया पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। इसका समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रखा। इसके बाद जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल का समय यानी द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। इसके बाद तीसरा काल विभाजन करते हैं छायावाद, इसे हम आधुनिक काल के नाम से पूरा जानते हैं। छायावाद काल, छायावाद काल 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादोत्तर यानी छायावादी युग के बाद का जो समय है 1938 ईस्वी से अब तक। लेकिन इन्होंने आधुनिक काल में छायावादी युग के भी 2 भाग कर दिए, यानी प्रगति प्रयोगवाद जो रखा 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी, और नवलेखन रखा 1953 से अब तक। लेकिन अब हम जानकारी आपको दे दें, जो प्रगतिवाद का समय है 1938 से 1943, और जो प्रयोगवाद का समय है वो 1943 से 1953 माना जाता है। तो अब हमारे 2 इतिहास का कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। हाँ, कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उनको पीएचडी की उपाधि जो प्राप्त हुई थी तो कब प्राप्त हुई और किस, उनका टॉपिक क्या था? तो ये जरूर आप एक बार लिख लीजिए। 1948 यानी डॉक्टर नगेंद्र जी को जो पीएचडी हुई, देखिए डॉक्टर, मैं लिखे दे रहा हूँ, डॉक्टर नगेंद्र, यानी डॉक्टर नगेंद्र जी को पीएचडी की उपाधि, यानी अगर हम पीएचडी यानी जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई, पीएचडी उपाधि, तो ये जो समय था वो था 1918। समय लिख लें, समय या वर्ष 1948 ईस्वी। और जो विषय था, विषय की अगर हम बात करें तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। इनका जो विषय था वो था रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव। रीति इनका जो शोध विषय था
रीति काव्य की भूमिका एवं यानी और महाकवि देव ये इस पर इन्हें जो है उपाधि प्राप्त हुई थी, यानी ये इनका शोध विषय था। तो आप लोगों को ये भी तैयार हो गया। आगे देखते हैं अगले हमारे जो इतिहासकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये हमारे इतिहासकार हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात करें तो इनका जो जन्म काल है वो है 15 सितंबर 1905। जन्म 1905, यानी अगर डेट आ जाए तो 15 सितंबर लिख सकते हैं। 15 सितंबर 15 सितंबर। मृत्यु की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1990 ईस्वी। इसके बाद अगर हम इनकी जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान तो ये सागर के थे, यानी सागर जिला मध्य प्रदेश। सागर के थे, सागर मध्य प्रदेश। तो ये सामान्य जानकारी थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है तो उसकी हम बात करेंगे और इनकी पुस्तक की भी बात करेंगे। इनकी पुस्तक है, आप लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगर हम यहाँ पे पुस्तक को भी लिखे दे रहे हैं, रचना, अगर हम रचना लिखें ठीक और खिसका दें, आइए यहीं पे रचना भी लिखे दे रहे हैं जिससे कि क्या है चलिए बोर्ड में काम करना बंद कर देता है। डेटा सिलेक्ट क्यों नहीं? चलिए बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई है तो हम क्या करते हैं, चलिए ऊपर खिसक नहीं रहा तो यहीं पे लिखे दे रहे हैं। तो इनकी जो रचना है
रचना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। इसका जो समय था वह है 1938 ईस्वी, यानी ये 1938 ईस्वी में प्रकाशित भी हो गया था। चलिए अब आगे चलते हैं इनके काल विभाजन की तरफ। तो इनका अगर काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने संधि एवं चारण काल, आदि काल का जो नाम दिया इन्होंने संधि एवं चारण काल। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं का काल विभाजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। अगर इनकी हम काल विभाजन की बात करें तो ये कहते संधि एवं चारण काल, ये आदिकाल नहीं कहते, बिरकाथा काल भी नहीं कहते, तो ये कहते संधि एवं चारण काल। ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा। पहला काल विभाजन का नाम देते हैं नंबर 1 संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल। अब संधि एवं जो चारण काल है इसमें भी वो क्या करते हैं कि संधि काल का समय अलग और चारण काल का समय अलग करते हैं। तो संधि काल का 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक, यानी संधि काल पहले देखते हैं। संधि काल, और संधि काल के समय की बात करें तो ये 750 विक्रमी संवत, 750 विक्रमी संवत से यानी 1000 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत। इसके बाद ये चारण काल का समय देते हैं। चारण काल, चारण काल का जो समय देते हैं वो देते हैं 1000 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, 1375 विक्रमी संवत। ये रामचंद्र शुक्ल के काल तक पहुंच जाते हैं विक्रमी संवत, क्योंकि उन्होंने जो आदि काल का समय दिया यानी वीरगाथा काल का, तो कितना दिया था, वो दिया था 1050 से 1375 विक्रमी संवत। ये का नंबर का भाग हो गया और एक खा नंबर, यानी 2 इनके उपभाग हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ आपका आदिकाल, यानी जिसको वो संधि काल कहते हैं। आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल का समय दिया जो रामचंद्र शुक्ल आगे बढ़ाते समय को 1375 से 1700 विक्रमी संवत। इसके बाद अब देखते हैं, अगर बोर्ड हमारा ऊपर को जाता है तो हम इसको खिसकाए दे रहे हैं। हाँ, अब ये काम करने लगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं
तो दूसरा जो काल विभाजन ये करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर पे भक्ति काल। भक्ति काल और भक्ति काल का समय रखते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल रखते हैं 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत में संवत। इसके बाद रीतिकाल। रीतिकाल, अगर हम रीतिकाल की बात करें तो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, 1900 विक्रमी संवत। इसके बाद आधुनिक काल, क्योंकि ये आधुनिक काल का आधुनिक काल ही कहते हैं, 4 नंबर। आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय देते हैं 1900 विक्रमी संवत से अब तक, 1900 विक्रमी संवत से अब तक। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन है। इसके बाद हमारे पास अभी इतिहासकार डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर गणपति चौंग, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, ये 3 बचते हैं, तो इनको हम अगली क्लास में देखेंगे। आइए एक बार हम आज की क्लास को पूरा रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, जो आज की हमारी क्लास शुरू हुई थी वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के से शुरू की थी। तो आइए एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म था वो 1907 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1979 यानी 1979 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथ है उनकी अगर बात करें तो पहला इतिहास ग्रंथ आपको जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। दूसरा इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी। इसके बाद तीसरा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और 53 में, क्योंकि 52 में लिखा गया है 53 में प्रकाशित हुए, इसलिए अलग अलग विद्वान मानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनका काल विभाजन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन अगर देखें तो सबसे पहले ये आदिकाल को आदिकाल नाम देते हैं। इनका समय मानते हैं 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। दूसरा भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल का समय 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी। रीतिकाल, रीतिकाल का समय 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और आधुनिक काल को कहते हैं 1800 ईस्वी से अब तक, यानी कहाँ तक की बात अब तक होती है, जब तक पुस्तक लिखी जाती है। तब पुस्तक लिखी गई थी 1952 ईस्वी में, तो वहाँ तक का समय माना जाता है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी हमारे आते हैं। नगेंद्र जी का जो जन्म हुआ था 1915 ईस्वी और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1999। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं, तो इनको जरूर आप याद रखिए। इनका जो इतिहास ग्रंथ है 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10वां भाग आया था। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा और रीति काव्य की भूमिका, जिसमें आपको अभी हमने बताया था कि PhD भी इन्हें प्राप्त हुई थी। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल का समय दिया 7वीं शताब्दी के मध्य से कहाँ तक, 14वीं शताब्दी के मध्य। भक्ति काल का समय दिया 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक।
रीतिकाल का समय जो दिया उन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल का समय दिया 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक का समय। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आधुनिक काल, तो इन्होंने आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र जी ने बांट दिया और भी उपखंडों में कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर देखें आधुनिक काल, डॉक्टर नगेंद्र जी का आधुनिक काल को भी ये आगे बांटते हैं, जिसको पहला खंड करते हैं पुनर्जागरण काल, जिसको हम लोग भारतीय युग के नाम से जानते हैं। समय रखा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल का नाम जो है द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग का जो समय रखा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। इसके बाद छायावाद युग का समय दिया 1918 ईस्वी से 1938, लेकिन छायावादोत्तर का जो समय दिया 1938 से अब तक। अगर हम इस अब तक की बात करते हैं तो इन्होंने छायावाद को भी 2 उप कालखंडों में बांटा। तो 2 उप कालखंड कौन कौन से का नंबर पे है? प्रगति एवं प्रयोग काल। इन्हें वादी अगर हम कहें तो उसके लिए हम बात करते हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद का समय 1938 से 1943 और प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953। नवलेखन का समय इन्होंने दिया कि 1953 ईस्वी के बाद जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं वो नवलेखन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी को पीएचडी की उपाधि जो प्राप्त हुई वो कब मिली? ये मिली थी 1948 ईस्वी। विषय था रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव। ये इनका विषय था पीएचडी का। यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो समय था वो माना जाता है 1905 ईस्वी और ये 15 सितंबर को जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1990 को हुई। जन्म स्थान सागर यानी मध्य प्रदेश के निवासी से सागर जिला है। इनकी जो रचना मानी जाती है किसकी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आया था 1938 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन, तो ये पहली बार कहते हैं संधि एवं उच्चारण काल। कहते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा कि आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, तो किसी दिन यानी 1 या 2-3 दिन के बाद मैं केवल आदिकाल के नामकरण, भक्ति काल के नामकरण, रीति काल के नामकरण, आधुनिक काल के नामकरण यानी आधुनिक काल के बाद के जो नामकरण होते हैं कालों के, उनके भी लेकर आएंगे किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया। तो इसी प्रकार जैसे रामचंद्र शुक्ल अगर देखें तो वेद गाथा काल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी देखें तो क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को अगर देखें तो सीधे से संधि एवं चारण काल कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? पहला दिया संधि एवं चारण काल। इसका समय अगर देखें तो 750, यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी, इसको सही कर लिए। 750 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक समय मानते हैं किसका? ये संधि एवं चारण का। तो संधि काल का समय उन्होंने निकाल के दिया था कितना कि संधि काल का समय अगर माने तो 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत, और अगर चारण काल का समय देखें तो 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। केवल अगर संधि एवं चारण काल का समय पूछे तो 750 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक मान सकते हैं। भक्ति काल का समय देखें तो कितना है? भक्ति काल का अगर समय देखें तो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। रीति काल 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल का समय दिया 1900 विक्रमी संवत से अब तक। इसके बाद अब हम अगले जो इतिहासकार हैं उनको एक ही वीडियो में पूरे लेकर आएंगे। फिर इसके बाद हम आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, आदिकाल के प्रमुख नामकरण, ये सारी चीज़ें लेकर उपस्थित होंगे। तो
अब हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि हम आपका यह वीडियो बिना पंखे की रिकॉर्ड किया और आप तक पहुंचाया। अगर आप लोगों को यह मेहनत अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको पूरा कंटेंट प्राप्त होगा। हम धीमा ज़रूर पढ़ाएंगे, रुक के पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे। आपकी कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको कमी महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिखिए, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक भेजेंगे, जिससे कि हमारा टू प्रोफेसर्स एकेडमी का परिवार विशाल होगा और हम हिंदी साहित्य की सेवा कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।